Hello students, class 9th. Today I am teaching you history. हिस्ट्री जैसा कि हम सभी जानते हैं यार काफ़ी बोरिंग होती है, कुछ याद सा भी नहीं रहता हमको हिस्ट्री में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने हिस्ट्री पढ़ा था, तो ऐसे ही 9th क्लास में आते आते हम हिस्ट्री में वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। अब काफ़ी टिपिकल हो जाता है, जहाँ हमें इंडिया की हिस्ट्री तो याद रहती नहीं है, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे याद करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। इफ़ आई टेल यू अबाउट द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। रिवॉल्यूशन कहने का अर्थ है जब उस देश में रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट या राजा की कोई पॉलिसीज पसंद नहीं आती हैं, राजा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो सब लोग मिलके एक ग्रुपिज्म करते हैं और एक रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हुए थे आज़ादी के टाइम पर, ऐसे ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए। तो जिसमें रिवॉल्यूशन हुए फ्रांस में, वहाँ पे फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई सिस्टीन। अब जो ये लुई सिस्टीन था, ऐसा माना जाता है कि लुई सिस्टीन बुरबॉन फैमिली का था, यानी एक डायनेस्टी वंशज है, उस परिवार का था लुई सिस्टीन। और 1774 में आते आते ये फ्रांस का राजा बन गया, इसे फ्रांस का राजा बनाया गया। और जब इसकी एज 20 ईयर्स की हो गई, व्हेन द लुई सिस्टीन बिकेम 20 ईयर ओल्ड, तो 20 साल की एज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, उस समय लुई सिस्टीन की शादी हो गई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, प्रिंस मारिया से। अब कहा जाता है कि जब लुई सिस्टीन राजा बना, उस समय काफ़ी क्राइसिस वहाँ पर उनको फेस करने पड़े। एक हम कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस में, जैसा कि फ्रांस ने युद्ध लड़ा था, तो उस समय जब फ्रांस ने, ऐसा कहा जाता है, ऐसे कई सारे कारण थे जिससे फ्रांस को क्राइसिस झेलना पड़ा। तो फ्रांस ने क्या किया, जो वॉर लड़ा था उसमें क्या हुआ, उसका जो ट्रेसर था, ट्रेसर मीन्स खजाना, वो पूरा खाली हो गया। अब फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो गया। नंबर दूसरा जो रीजन था, जो वार्सली जो महल था, बहुत सुंदर जो जगह थी, उसके खर्च के लिए मेंटेनिंग क्या करना पड़ता था उन्हें, वार्सेलीज को मेंटेन करना पड़ता था, जिस कारण से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। और जो तीसरा रीजन था, जो फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो था ब्रिटेन। और अमेरिका के ने वहाँ पर अपने उपनिवेश, अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी। लगभग 13 कॉलोनियाज आती थी जो लुई सिस्टीन के अंडर थी, तो इससे उनको आज़ादी मिल गई। लेकिन जो फ्रांस को वॉर लड़ना पड़ा और जिसके लिए उसे लोन लेना पड़ा, जिन लोगों ने भी उसे लोन दिया वो 10% इंटरेस्ट पर दिया, और जिस कारण से फ्रांस का ज़्यादातर भाग इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता था, जिसके कारण कहा जाता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस कर्जे में डूब गया। और इस कारण से हम कह सकते हैं जो वार्सेलीज किला था, वहाँ पर इस तरह के अफवाहें वहाँ उड़ाई जाती थी, लोगों में भय का माहौल क्रिएट किया जाता था। लगभग 14 जुलाई, याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। तो जो मैंने आपको बताया किस तरह से लुई सिस्टीन का जो खजाना था वो पूरा खाली हो चुका था, क्या रीजन थे खजाने के खाली होने के, किस एज में राजा की शादी हुई, अर्ली एज में राजा की शादी हुई लुई सिस्टीन की। और बेसिकली अगर हम फ्रांस की बात करें, वहाँ जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो सोसाइटी था
वो 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट इसे बोलेंगे, सेकंड स्टेट में बटा हुआ था एंड थर्ड स्टेट में बटा हुआ था। तो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट में वहाँ जो चर्च के फादर्स से पादरी वो आते थे, क्लर्की आते थे, हाई प्रिविलेज इनको मिले हुए थे, यानी कि दे वर फ्री फ्रॉम द टैक्स से फ्री रखा जाता था एंड सम लैंड वर गिवन टू क्लर्की, और कुछ लैंड इनको दिया जाता था। सेकंड स्टेट में अगर हम बात करें, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी लोग आते थे, जो नोबल्स लोग थे, ज्ञानी लोग थे। और थर्ड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट में फार्मर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, पीजेंट्स आते थे और लेबर्स आते थे। ये कुछ टैक्स इन्हें दिया जाता था, क्योंकि टैक्स देना पड़ता था इन्हें, दे हैड टू पे द टैक्स। लेकिन जो फर्स्ट स्टेट है क्लर्की में, दे वर फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ टैक्स। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो नोबिलिटी राजा लोग थे, इनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट में वालों को, फार्मर्स के बिजनेसमैन है, इनको टैक्स देना पड़ता था वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो रिलीजियस, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो लोग थे, जैसे क्लर्की थे चर्च के, वो लोग आते थे। और सेकंड स्टेट में नोबल्स लोग और जितने जो रिच पर्सन्स थे या जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो लोग आते थे। राजा के जो सगे संबंधी थे वो लोग आते थे। और थर्ड स्टेट में फार्मर्स थे, बिजनेसमैन थे, लेबर्स थे, लॉयर थे, जो वकील थे, वो लोग आते थे थर्ड स्टेट में। और लगभग देखा जाता था कि इसमें जो थर्ड स्टेट में 90% फार्मर्स जो लोग थे वो किसान थे, और बहुत लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, क्योंकि जो लैंड का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन था वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ही था। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग चाहते थे तो वो थर्ड स्टेट यानी फार्मर्स पर हुक्म भी चलाते थे, आदेश देते थे, और उनको टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ता था। और ऐसी कंडीशन में जब फसल कभी बर्बाद हो जाती थी तो वो फसल का टैक्स नहीं चुका पाते थे और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती थी। और बेसिकली इसके अलावा जो वोटिंग राइट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेटों में जो वोटिंग राइट्स थे वो भी इक्वल थे, यानी कि हर पर्सन को जो वोटिंग पर्सन था इक्वल था। लेकिन वो जानते थे अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों मिल गए तो इन दोनों के मिलने से इनका जो वोटिंग परसेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और आसानी से वो थर्ड स्टेट जो है, थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उन पर क्या बन जाएगा, प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा उनके टैक्स के लिए, और उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में वहाँ पे हमने ये देखा कि जो लॉस्की था, फिलोसफर था फ्रांस का, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने ये बुक लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट्स ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो इक्वलिटी लेकर आए, फ्रीडम मिले लोगों को। लेकिन वहाँ पर क्या था, जो लोगों को परेशानियाँ फेस करनी पड़ी थी। एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, दूसरा वहाँ पर क्रॉप्स फेलियर होने के कारण, फसल बर्बाद होने के कारण, सूखे के कारण कीमतें ज़्यादा बढ़ गई थी और चोरियाँ ज़्यादा हो रही थी मार्केट्स में। और बेसिकली हम देख सकते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन फ्रांस की तेज़ी से बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो पहले जितना फूड अवेलेबल था अब उससे ज़्यादा फूड चाहिए था वहाँ पर। तो इसमें जो बुकें लिखी गई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखी थी, रूसो ने लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू ने, और 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, लास्की ने
तो जो ये फिलोसफर थे इनका काफ़ी रोल था फ्रांस में लोगों को अवेयर करने के लिए। ये चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो इक्वलिटी दे, इक्वलिटी मिले सभी लोगों में, चाहे वो थर्ड स्टेट के पर्सन्स हो जिसमें लॉयर थे, पीजेंट्स थे, मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिले थे जितना कि नोबिलिटी लोगों को। यहाँ राजा जो कर्मचारी थे गवर्नमेंट में, राजा के उसमें काम करते थे, यहाँ जो क्लर्की मैन थे उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। वो उनसे काम भी करवाते थे थर्ड स्टेट के लोगों से, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं इन फिलोसफरों ने इसका विरोध किया कि राजा को एक इक्वलिटी देनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, कि जिससे कि वो लोग ज़्यादा टैक्स से उनको रिलैक्स मिले। जब सूखा पड़ जा रहा था, यहाँ कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो चाहते थे कि राजा एक इक्वली ट्रीट करे सबको। और यहीं पर स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू भी चाहते थे कि एक देश में क्या हो, राजा सभी के लिए एक समान तरीके से देश में नियमों को लगाए और लोगों की सुने, क्या समस्याओं को सुने। तो धीरे धीरे यहाँ देखा गया कि किस तरीके से वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती गई और काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा।